हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं भीम सर, आपके यूट्यूब चैनल भीम माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जल संसाधन। जल संसाधन, ठीक, इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसमें हम भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ रहे थे। ठीक है, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें आपकी लास्ट हेडिंग हमने डलाई थी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर परियोजना, जिसे राजस्थान नहर परियोजना भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान नहर परियोजना भी कहा जाता है। यह एक, ठीक है, राजस्थान की स्थिति आपको पता हो गई। राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है, जो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, सिंचाई परियोजना, ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि इस नहर परियोजना से केवल हमें कृषि सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसमें जल की आपूर्ति जो होती है पोंग जलाशय से होती है। कहां से होती है? इस नहर में जो जल की आपूर्ति होती है कहां से होती है? पोंग जलाशय। ठीक है, पोंग जलाशय से होती। ठीक है, जल की आपूर्ति, जल आपूर्ति कहां से होती है? पोंग जलाशय से होती। ठीक, अब इस नहर का उद्गम सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज है। कहां पे? हरिके बैराज। हरिके बैराज से इसका उद्गम स्थल है, इस नहर का। ठीक, इसके बाद हरिके से रामगढ़ तक प्रमुख नहर की लंबाई 680 किलोमीटर है। कितनी? 680 किलोमीटर। कहां से कहां तक? हरिके से रामगढ़ तक। तो प्रमुख नहर का 179 किलोमीटर लंबा प्रथम भाग पंजाब में सरहिंद फीडर के लगभग समांतर राजस्थान फीडर नाम से स्थित है। ठीक है, इसका पहला जो भाग है पंजाब के, ठीक है, सरहिंद फीडर के पास, ठीक है, से निकला हुआ है। इसके बाद राजस्थान में प्रथम 209 किलोमीटर की दूरी यह पंजाब राजस्थान सीमा के निकट बहकर सूरतगढ़ की ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई रामगढ़ के निकट समाप्त होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो नहर है, इस नहर के भी दो भाग हैं। पहला 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान सहायक नगर, जिसका 167 किलोमीटर पंजाब हरियाणा और तथा शेष 37 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। इसका दूसरा जो भाग है 445 किलोमीटर लंबा राजस्थान नहर है। ठीक है, तो इससे अब आपको हमने बताया इस नहर का महत्व। ठीक है, इस नहर का क्या महत्व, इस परियोजना का क्या महत्व है। तो इस परियोजना का क्या महत्व है? यह परियोजना केवल सिंचाई के लिए है। किसके लिए? सिंचाई के लिए। इससे क्या होती है? ये लाभान्वित राज्य कौन सी? ठीक है, लाभान्वित राज्य पहला राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है, ये तीनों में कृषि की भूमि की सिंचाई योग्य इस परियोजना आती है, लाभ होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ भारत की अन्य नदी परियोजना है, जिनको हम वन लाइन में पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे कभी कभी एक नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है या मैप में उनसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी परियोजना है। तो जो नदी परियोजना है और किस नदी पर स्थित है, इतना हम जानकारी इसकी रखेंगे। ठीक है, तो जो नदी परियोजना है, नदी परियोजना
और किस नदी पर। ठीक, तो इनको तो हम नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद आपके उसमें लिखा है नहीं, थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। तो पहली जो हमारी परियोजना है सलाल परियोजना, कौन सी? सलाल परियोजना। ठीक है, कौन सी है? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना, ठीक है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी पर। दूसरी भाखड़ा नागल परियोजना, आपको बता चुके हैं, सतलुज नदी पर है। तीसरी टिहरी, टिहरी भी बता चुके हैं, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर, जिसे गंगा नाम दिया गया है। नरौरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरौरा परियोजना, नरौरा नदी परियोजना किस नदी पर है? तो पहले तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। नरौरा है कहां पर, इसको हम डिटेल में बता देते हैं। ये बुलंदशहर, बुलंदशहर यूपी, ठीक है, बुलंदशहर यूपी में है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर, गंगा नदी पर। इसका महत्व क्या है? यह विद्युत, नरौरा विद्युत केंद्र है, ठीक है, नरौरा विद्युत केंद्र है, ठीक, इसलिए ये महत्व है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है। कोटा बैराज चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर नदी परियोजना नर्मदा नदी पर है। कोयना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर में है। मैटूर नदी परियोजना कावेरी नदी पर है। तिलैया नदी परियोजना दामोदर नदी पर है। और कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है, ठीक है। इसके बाद बांध, एक पॉइंट आता है आपको बांध। बांध समझ में आया? बांध क्या होता है? बांध मीन्स बांधना ना, और क्या? बांध मीन्स बांधना। किसको बांधेंगे? बांध से किसको बांधेंगे? तो देखो, जो बांध होता है बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए बनाई गई बाधा को क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। जल के बहते जल को रोकने के लिए, दिशा परिवर्तित करने के लिए या बहाव कम करने के लिए जो उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं, ठीक है, या बांध कहते हैं, या बांध होता है, ठीक। तो जो सामान्यतः जलाशय एवं झील आदि पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, जब बांध बनाया जाता है तो सामान्य सी बात है, तालाब या झील, ठीक है, जलाशय बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब किसी नदी पर, किसी नहर पर बांध बनाया जाएगा, तो जैसे बांध बना दिया गया, तो आपको पहले बताया कि वहां पे जल तो एकत्रित होना ही है, तो जल एकत्रित होगा तो क्या बनेगा? जलाशय ही बनेगा, जलाशय या झील ही तो बनेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जल संरक्षण। क्या आता है? जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? ठीक, जल संरक्षण, जल संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से है। मतलब समझ में आया? जो जल का संरक्षण कैसे करना है, तो जल का जो उपयोग है उसका समुचित एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण करना है, मतलब सोच समझ के उसका उपयोग करना है, क्योंकि इतना जल हमें उपयोग करना है, कितना नहीं। नहीं ट्यूबवेल चला दो, चलने दो, सबमर्सिबल चला दिया, चलने दो ना, ठीक है। तो उसका क्या करना है? इसमें ही बुद्धिमत्ता दिखानी है। क्यों? क्योंकि जल संरक्षण द्वारा ही लंबे समय तक अधिकाधिक लोगों की भलाई के लिए जल संसाधन प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि जल को हम बना नहीं सकते हैं तो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा था, हम जितना चाहे उतना उपयोग करें, नहीं। आपके थोड़ा सा भी कम उपयोग करने से किसी अन्य को उसका उपयोग करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जल की अनावश्यक खपत तथा इसके समाप्त होने की आशंका को रोकथाम, परीक्षण और नवीनीकरण शामिल है, ठीक है, इसकी रोकथाम भी। अब जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है?
तो अगर अपनी भाषा में समझ ले तो जल संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जितने जल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अगर हम जल का उपयोग कम करेंगे, जैसे देखिए आपने दो पॉइंट पढ़े होंगे, मांग और आपूर्ति। पढ़िए, मांग और आपूर्ति। क्या जिस चीज की जितनी मांग उतनी आपूर्ति है? अगर जो उतनी आपूर्ति है उसकी, तो क्या वो सही है? बिल्कुल, उसका उपयोग हम जितना मांग है उतनी आपूर्ति अगर हो रही है तो हम उसका उपयोग चाहे जितना करें, बिल्कुल सही बात। लेकिन मांग अधिक है और आपूर्ति कम है। ठीक है, ये आपने रेट और दर में भी पढ़ा होगा कि जिस वस्तु की क्या होती है, मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है, तो उसका दर क्या होती है, बढ़ जाता है। और मांग कम हो आपूर्ति ज्यादा हो तो उसकी दर कम हो जाती है। और मांग जितनी हो उतनी ही आपूर्ति हो तो उसका दर कैसा होता है, सामान्य रहता है। सेम कंडीशन यहां पर भी यही लगती है कि आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसकी मांग क्या है, जल की मांग क्या है, अधिक है, और आपूर्ति क्या है, कम है, इसलिए इसकी दर क्या है, महंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको महंगा जल पीना पड़े? नहीं। आपका महंगा जल आपूर्ति करना तो नहीं, तो इसके लिए क्या है, इससे जल की संरक्षण की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक, अगर हम बात करें तो जल संपूर्ण जीव जगत के लिए एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकते हैं। यह समस्त प्राणी के जीवन के लिए, रहन सहन के लिए, भोजन के लिए, कृषि व्यवसाय, जलवायु निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब जल संरक्षण के उपाय कैसे करेंगे? वर्तमान में क्या है, मानवीय क्रियाकलापों के कारण अथवा औद्योगिक विकास के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जल की प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। जल को प्रदूषण करेगा तो जल क्या होगी, जल की मात्रा में कमी आएगी, गिरावट आएगी, जो हमें उपयोग लायक नहीं बचेगा। तो इसके उपाय क्या है, जल संरक्षण के उपाय क्या है, उपाय देख लेते हैं। तो भूजल प्रबंधन। ठीक है, भूजल अथवा भूमिगत जल जलापूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जो जल हमें भूमि से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्रोत है, जिसका समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा ही संरक्षण किया जा सकता है। जिसका समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा ही संरक्षण किया जा सकता है। इसके लिए भूमिगत जल का प्रयोग सीमित मात्रा में सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद जल प्रबंधन के महत्व क्या है? तो जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की उपलब्धता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अगर हम जल बचाएंगे तो जल कहीं ना कहीं, जैसे भूमिगत जल है, ठीक है, भूमिगत जल आपको क्या पता है क्या कहां कहां बह रहा है, नहीं ना, तो बहता हुआ जल है, बहुत दूर तक जाता है। जैसे यहां से हम किसी प्रकार पंप द्वारा जल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या अब जल आगे जाएगा? नहीं, लेकिन हमें जितना उपयोग उतना निकालिए, उसके बाद बंद कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक, ये जल यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके ही भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। भू जल संभरण अथवा पुनर्भरण। ठीक है, भूजल एक बार उपयोग होने के पश्चात भूजल को पुनः पूर्ति लंबे समय बाद ही हो पाती है। ठीक है, क्योंकि तुरंत तो रिसाइकिल नहीं होता है, तो अतः भूजल की पुनः पूर्ति के अनुपात में ही इसकी खपत होनी चाहिए कि हम जितना हमें प्राप्त हो रहा है उतना ही हम उसका उपयोग करें। ठीक है, इसके बाद वर्षा जल संग्रहण, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल से संबंधित है, क्योंकि वर्षा में क्या होता है, जल ही तो आता है। ठीक, तो वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा के जल को पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अब इस जल का उपयोग बागवानी, पशुधन, सिंचाई आदि के लिए किया जाता है, अतः वर्षा जल संग्रहण पानी की कमी से निपटने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है। ठीक है, वर्षा जल के संग्रहण से क्या लाभ है? ठीक है, तो लाभ क्या है, यह प्राकृतिक जल के रूप में सबसे शुद्ध जल है। ठीक है, क्या है, पीने के पानी का प्रमुख स्रोत बन जाता है। यह जल कृषि कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। घरों में टैंकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में
गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, जैसे जो भूमिगत कमरे हैं, ठीक है, भूमिगत टैंक बना दिया जाता है जिससे क्या होता है उसमें जल भरा हुआ होता है जो क्या करता है 20 मिनट में, और इससे दोनों तरह से छत का भी टैंक बनाया जाता है, छत पर भी जल ग्रहण किया जाता, संग्रहण किया जाता है। ठीक है, जिससे गर्मी में कमरों में सहायता मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद भारत में वर्षा जल संचयन विधि। भारत में वर्षा जल संचयन विधि मतलब क्या है इसका, मतलब भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, वर्षा का जल अलग अलग तरीका, लगभग अगर पूरा फिगर करें तो एक ही तरह से होता है कि संग्रहण करना है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, किसी का तरीका अलग है, किसी का तरीका अलग है, तो उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला है खादीन और जोहड़। खादीन और जोहड़, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसे राजस्थान के जैसलमेर, ठीक है, राजस्थान वगैरह कैसे है, शुष्क क्षेत्र है, तो इनमें क्या होता है खेत में ही, जैसे खेत है तो खेत के कॉर्नर में गड्ढा बना दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ वर्षा का जल एकत्रित हुआ और पुनः इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें छत वर्षा जल संग्रहण। छत वर्षा सिंपल समझ में आ रहा कि जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, गुजरात के, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा का जल क्या होता है छत पे टैंक बना के रोका जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसके बाद टैंक, ये बड़े भूमिगत टैंक होते हैं जो भूमि में बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, उसमें वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है जो सिंचाई आदि में काम आता है। इसके बाद बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती। बंगाल के बाढ़ के मैदानी में लोगों ने अपने खेत को सिंचाई करने के लिए बाढ़ जल वाहिकाओं का विकास किया है। ठीक है, जिससे बाढ़ आती तो जल भर जाता है, इसके बाद बाढ़ खत्म होती है तो जल क्या होता है एकत्रित रहता है, वाहिकाएं बना देते हैं। ठीक है, और उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके बाद गुल या कुल, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को वर्षा का पानी, झरने का पानी जैसे गुल या कुल को एकत्र करने के लिए मोड़ चैनल बनाया। उदाहरण के लिए कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में ऐसा कुल या गुल तरीके से सिंचाई की जाती है। इसके बाद बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ठीक है, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। 200 वर्ष पुरानी विधि, ठीक है, बांस द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ठीक, क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद जल की उचित वितरण व्यवस्था। जल की उचित वितरण व्यवस्था, ठीक। इसके बाद जल की उचित वितरण व्यवस्था, ठीक है, वितरण व्यवस्था मतलब बंटवारा कैसे हो। जल का बंटवारा होता है ना, नहीं होता है, होता है भैया। कैसे, देखो जल का वितरण कैसे होगा। जैसे पहले होता था कि एक टैंक होता था गांव में, ठीक है, उसमें सभी लोग जल भरने जाते थे तो सबको पर्याप्त जल मिलता था, ठीक है, पीने योग्य। क्योंकि पहले क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह तो था नहीं, सबके पास नल है, सबके पास समरसीबल है ना, गांव में एक नल होता था या एक टैंक होता था, उस तरह से उनमें जल वितरण होता था। तो अब आज के समय में देखें तो जल का वितरण कैसा है, असमान है। असमान कैसे कि जो कहीं कहीं पे जल क्या है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और कहीं कहीं पर क्या है जल की नामो निशान नहीं है, जल की मात्रा बिल्कुल बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, जल का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जल हानि ना हो और जल प्रदूषित होने से बच जाए। ठीक है, जल के उचित वितरण के लिए कुछ बातें हैं जिनको हम बताते हैं आपको। पहला, जल का वितरण पाइपों द्वारा किया जाना चाहिए जिससे जल साफ रहे व जल हानि न हो। दूसरा पॉइंट है, जल संचय करने वाले जलाशयों, नहरों आदि को पक्का बनाया जाए जिससे इनके द्वारा सोखे जाने वाले जल को बचाया जा सके। क्यों, इनका आपको पहले बताया था कि जल जो इकट्ठा होता है वाष्पोत्सर्जन भी होता है और सोखता भी है। तो नीचे अगर ये पक्का हो जाएगा तो सोखेगा नहीं, जितना होना होगा वाष्पोत्सर्जन ही होगा। ठीक है, जल वैसे हम एक अपनी भाषा में देखें तो जल खराब नहीं होता है,
जल का रिसाइकिल होता है, लेकिन उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। जो जल सूखेगा और शोषित होगा वो जल को वापस आने में बहुत समय लगता है, और जो जल वाष्पोत्सर्जन होगा इसको बारिश होने में बहुत समय लगता है, या यहाँ पे हो या अन्य स्थान पे हो या समुद्र में हो जाए ना। तो इससे ठीक है। इसके बाद खेतों में सिंचाई के लिए बौछार प्रणाली का प्रयोग करके जल को बचाया जा सकता है, मतलब भराव ना करके उसमें बौछार प्रणाली लगाई जाए। ठीक है। इसके बाद हमारा एकदम लास्ट, इस चैप्टर का एकदम लास्ट पॉइंट आता है, शिलांग में वर्षा जल संग्रहण। शिलांग, शिलांग कहाँ है, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। तो मासिनराम, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है। ठीक है, मासिनराम कहाँ है, शिलांग में। ठीक है, शिलांग में। शिलांग कहाँ पड़ता है, मेघालय। ठीक है, ये शिलांग क्या है, जिला है, जिला में मासिनराम स्थान पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब यहाँ पर वर्षा तो होती है, तो शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है मासिनराम। ठीक है, यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। सबसे ज्यादा वर्षा होने के बावजूद पीने की समस्या, पानी पीने की समस्या है। तो शहर के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। ठीक है, क्या करते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जिससे घरेलू आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% पूर्ण छत जल व्यवस्था से भी हो जाती है। ठीक है, जो मांग है अन्य के वर्ग है तो 20 से 25%, 15 से 25% क्या हो जाता है, जल की आपूर्ति कहां से हो जाती है, छत वर्षा से, संग्रहण से हो जाती। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, ये आपका इसमें लास्ट टॉपिक था। ठीक है, हाँ, अब आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता देते हैं कि जो आपकी सिलेबस है 30% कम किया गया है आपको। ठीक है, तो अब ये क्लास पूरी थी इसलिए इसमें हमने कटौती नहीं की है, लेकिन अब आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके टॉपिक में है, जो आपका बोर्ड पेपर में आने वाला है, जिससे क्या होगा, आपके ऊपर भार भी कम होगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। सिलेबस कम क्यों हुआ है, क्योंकि आपका जो पठन पाठन कार्य है सही समय पर न हो पाने के कारण आपके यूपी बोर्ड ने 30% की कटौती की है और 70% आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सिलेबस upmsp.gov.in पर जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, सभी विषय देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी सभी बताए भी गए हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।